चलो शुरू करें आज की क्लास। क्या? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों का कौन सा क्लास है ये? तो सेकंड चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो इस टॉपिक में पढ़ने वाले क्या है, पहली बात देख लो। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बेटा करंट। करंट जो तुम्हारे शरीर में रोग रोग में फैल रहा है, ठीक है, वहां वही करंट। ओके, करंट इसे कहते हैं तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी। ओके, व्हाट इज करंट? सिंपल डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Rate of flow of charge is called current. Is called current. Rate of flow of charge is called current. यार पहले ये लाइन समझने से पहले ये तो समझो कि व्हाट इज चार्ज। ये चार्ज होता क्या है? जैसे दुनिया में मैं बताऊं, चार्ज दो टाइप के होते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज या तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे मास होता है, जैसे लेंथ होता है, उसी तरह चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है। क्या बोलूं मैं, लाइक ऐसे बोल सकता हूं, एक एग्जिस्टेंस है दुनिया में जो दुनिया भर के हर किसी ना कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता ही है। ठीक है, एक मीन्स प्रॉपर्टी समझ लो। ठीक है, तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज या तो पॉजिटिव चार्ज। और ये चार्ज हमारे कहां मिलने वाले हैं, हमारे यहाँ कहां मिलने वाले हैं इस टॉपिक में? हाँ, बात करेंगे जो चार्ज की, वो है नेगेटिव चार्ज, या फिर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन की। किसकी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है बेटा, वो होता है नेगेटिव चार्ज। वो क्या होता है सब समझेंगे, वेट करो। मैंने कहा करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या कहा मैंने? करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज को पोजेस करने वाले जो थिंग है वो है क्या? वो है इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव इन चार्ज। ठीक है, अब देखो यार, सेम चार्जेस तुम्हें पता होगा, कुछ चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं तो समझ लो। सेम चार्ज और एक होते हैं ऑपोजिट चार्ज, समझ लो। कहीं है, कहीं पर सेम चार्ज है और कहीं पर ऑपोजिट चार्ज है। ओके, ये तो पूरे 12th में चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आने वाला है, भर भर के पढ़ोगे। ठीक है, एक साल और 2 साल रुक जाओ, पूरा पढ़ने वाले हो। सेम चार्ज समझ लो, पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है। ठीक है, तो कहीं पर दो सेम चार्ज एग्जिस्ट करते होंगे तो क्या पैदा करेंगे पता है तुमको? रिपल्सिव फोर्स पैदा करते हैं, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, और डिफरेंट चार्जेस या तो पॉजिटिव नेगेटिव हो तो क्या पैदा होगी पता है? एट्रैक्टिव फोर्स पैदा होता है, एट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, और ये दोनों फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं इनको। ठीक है, और ये कहां पढ़ने वाले हो? 12th में। इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है? लिख लो बस, F इक्वल टू क्या कहते हैं, के, F इक्वल टू के Q1 डॉट Q2 बाय आर स्क्वायर। मतलब समझ लो कोई चार्ज है Q1, कोई और एक चार्ज है Q2, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे R कहते हैं। ठीक है, ये 12th में पढ़ने वाले, इतनी जरूरत नहीं है 10th में, वैसे बोल दिया बस कि ये जो चार्ज होते हैं वो दो टाइप ऑफ फोर्स पैदा करते हैं, ये तो रिपल्सिव या तो अट्रैक्टिव फोर्स। सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्सिव, अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस। और इन दोनों फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है यार, सर ये चार्ज होता कहां है? मैंने कहा हम जिस चार्ज को पढ़ने वाले हैं वो है नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज को रखने वाला चीज क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोलने वाला हूं मैं? बोलने वाला हूं ये चीज कि भैया हमारे पास, हम जानते हैं, बचपन से पढ़े होंगे, क्लास 9 में पढ़े हैं, क्लास 9 में, कि एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज होता है। क्या होता है? 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज, अरे सर क्या बोल रहे हो आप? कूलम? हाँ बेटा, सही समझ रहे हो। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम, COULOMB, कूलम। ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। ओके, तो
एक इलेक्ट्रॉन के पास इतने कूलम के चार्ज होते हैं, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम के चार्ज। अब देखो यहां एक एमसीक्यू बन सकता है तुम्हारे लिए कि क्या बताओ बेटा 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसको जानने से पहले ये देखो क्या कहूं कि भैया एक क्या कहते हैं, चलो 1 रुपीज में समझ लो, 1 रुपीज में 10 चॉकलेट, 1 रुपीज में 10 चॉकलेट, ठीक है। तो 1 चॉकलेट का दाम कितना होगा, 1/10 रुपीज, 1/10 रुपीज, यही होता है ना, हाँ या ना बोलो, हाँ यही होता होगा, ऑब्वियसली बात है। उसी तरह मैं बोलूं 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या बोलोगे 1/1.6 10 टू द पावर -19। मैं जब इसको कट करूं तो ये आएगा 0.625 10 टू द पावर, ये ऊपर जाने से 19 हो जाता है। तो 1 कूलम में अच्छे से दिखने के लिए 6.25 10 टू द पावर 18, क्योंकि ये 0.625 है तो एक 10 यहां से मल्टीप्लाई किया, 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। स्टार मार्क लगा के रट लेना बेटा, स्टार मार्क लगा के रट लेना, ठीक है, ये दोनों चीज को। आया समझ में, आ गया तो चलो। तो क्या समझे, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में और एक कूलम के बारे में समझ में आ गया। चलो बैक टू पवेलियन, चलो यार बैक टू पवेलियन क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं। क्या समझा मैंने कहा करंट इक्वल टू होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और तुम्हें पता है क्या कहते हैं, ये चार्ज कहां होता है, इलेक्ट्रॉन में, तो मैं इसके जगह पे इलेक्ट्रॉन भी लिख दूं तो कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। अब देखो आज के बाद फिजिक्स में कहीं पर भी रेट समझो, आज के बाद फिजिक्स में कहीं पर भी तुम रेट समझ सुन लो तो फटाक से बोलना बाय टाइम। फिजिक्स में आज के बाद कभी भी मैं रेट का नाम लूं तो समझ जाना कि मैं बाय टाइम बोल रहा हूं, ठीक है। किसका टाइम, सॉरी यार, ठीक है, रेट का क्या बोला मैंने, बाय टाइम, ठीक है। और चार्ज का मतलब क्या होता है, क्यू। करंट को क्या लिखते हैं पता है, आई, तो आई इक्वल टू क्यू बाय टी, आई इक्वल टू क्यू बाय टी, दिस इज कॉल्ड करंट, ओके। यार तुम बताओ क्या एक ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा किसी कंडक्टर में, हम लोग करंट कहां फ्लो करवाने वाले हैं, किसी कंडक्टर में, ऑब्वियसली बात है। किसी वायर में फ्लो कराओगे तो क्या एक वायर में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना। तो Q इक्वल टू क्या लिखूंगा, N इंटू ई, Q इक्वल टू क्या लिखूंगा, N इंटू ई बाय टाइम इक्वल टू करंट, या ऐसे बोलूं I इक्वल टू क्या लिखते हैं, Q बाय टी, या फिर I इक्वल टू N इंटू ई बाय टी। ई का मतलब चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, T मतलब टाइम, ठीक है। अब देखो ऐसा यूनिट क्या होता है करंट का, एम्पियर, क्या होता है बेटा, एम्पियर। कोई पूछे व्हाट इज 1 एम्पियर, कोई पूछे व्हाट इज 1 एम्पियर तो क्या बोलोगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, फ्लोज इन 1 सेकेंड। जब एक कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करता है किस पे, 1 सेकेंड पे, उसे 1 एम्पियर कहते हैं, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड कहलाता है 1 एम्पियर, ठीक है। डन, पक्का। चलो आगे चलते हैं। तो फिर से देखो क्या समझे, I इक्वल टू क्यू बाय टी, आई इक्वल टू एन ई बाय टी। अभी तक ये 2 फॉर्मूला समझे, ठीक है। फिर से डेफिनेशन लिखाता हूं, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। एक बात बताओ यार, तुमको मैंने रेट समझा दिया, चार्ज समझा दिया, सर ये फ्लो कैसे होता है, बहता कैसे, ये तो नहीं बताया तुमको मैं। हर चीज को बहने के लिए
कुछ ना कुछ तो डिफरेंस चाहिए। जैसे समझ लो पानी, पानी का समझ लो हाइट पे डिफरेंस नहीं होगा, क्या वाटर फ्लो होगा? हाइट पे डिफरेंस नहीं होगा, समझ लो दोनों सेम हाइट पे हैं, तो लगता है पानी यहाँ फ्लो होगा? नहीं, पानी यहाँ क्या होगा? स्टैंड स्टिल में होगा, रुका होगा। पर जैसे ही हाइट में डिफरेंस होगा, पानी का बहना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं ग्रेविटी खींचना शुरू कर देता है। हाँ या ना? तो मतलब क्या है, यहां का ताकत, यहां पर कुछ पोटेंशियल है, यहां भी कुछ पोटेंशियल है, यहां का पोटेंशियल इससे ज्यादा होने की वजह से ये क्या हो रहा है, ये खींचे चल जा रहा है उसके पास। है या ना? बस उसी तरह चार्ज भी फ्लो होने वाला है। चार्ज को फ्लो होने के लिए कुछ पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल मतलब कुछ ताकत चाहिए। ताकत कैसी? देखो समझो, समझो कोई एक, छोड़ो, समझो कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसको यहां से यहां तक क्या करना है, चलना है। तो भैया उसको जाने के लिए यहां से इस पोजीशन में, पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट में किसको जाना है, तो क्या चाहिए, इसको यहां से कुछ ताकत मिल जाएगा, तभी तो यहां पहुंच पाएगा। ये यहां कुछ ताकत होगा, ताकत मतलब क्या, पोटेंशियल। क्या होगा बेटा, पोटेंशियल। यहां कुछ पोटेंशियल है, समझ लो बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, ठीक है? तो क्या बोलेंगे इसको, पोटेंशियल एट ए। क्यों? ये पहले से उसके पास कुछ ताकत था। यहां क्या है, पोटेंशियल एट बी। कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पहले से भगवान बना के दिया हुआ है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दुनिया में हर किसी के पास कहीं ना कहीं कुछ तो ताकत होती है, फिर उस पर एड ऑन होता है। ठीक है, तो देख लो बेटा, तो यहां पॉइंट है, पॉइंट ए, यहां समझ लो कुछ ताकत था, यहां भी कुछ ताकत है, तो यहां से यहां जाना है, दोनों के बीच में ताकत में डिफरेंस आएगा, तभी जाके इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू होगा, वरना फ्लो नहीं होगा। तो ये ताकत थे पहले से भगवान ने जो बना के दिया था, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहां जो पोटेंशियल है उसका कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी। तो मैंने नाम लिया एक टर्म्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? वह, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस पैदा होगा ताकत में, तभी जाके फ्लो होगा, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस होने से वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना, इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर रहा है, देखो ए पॉइंट बी पॉइंट हुआ, जहां पोटेंशियल में डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है। जब कोई चीज मूव करता है, मतलब मूव करता है, तो क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा होगा। फोर्स लगते ही तो तभी तो जाके वहां डिस्प्लेसमेंट आया। तुमने 9th क्लास पढ़ा होगा, जहां पर फोर्स होता है और उसके वजह से डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है, तो शायद उसे हम वर्क डन कहते हैं। हाँ या ना? और ये काम किसके ऊपर हो रहा है, किसी एक चार्ज के ऊपर हो रहा है। हाँ या ना? तो वही तो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है, the amount of work done to carry a unit positive charge from infinity to that point। मतलब कहीं भगवान कहीं दूर से लाके, जब पहली बार यहां पर चार्ज हुआ, चार्ज रहेगा, पहली बार कहीं रहा होगा चार्ज, हम मान लेते हैं कि कोई इंफिनिटी से आया हुआ था, ठीक है, और उसका वर्क डन समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पर भी मान लेते हैं कहीं 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 इस पोजीशन में जो पोटेंशियल है वो कहीं इंफिनिटी से आके रुका हुआ था चार्ज, और वहां पर जो पोटेंशियल होगा, ताकत होगा, उसको मान लेते हैं, तो उसे बोलते हैं इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो देख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। चलो अच्छे से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ
और ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। देख लो दोनों के बीच में डेफिनेशन देखो क्या क्या अलग दिखेगा तुमको, ठीक है। इसके डेफिनेशन होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब ये समझ लो एक पॉइंट है, तो ये भी ए, ये पॉइंट है, इसे भी बी, इसे कहते हैं, भी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये भी ए पॉइंट है, ये भी बी पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है भी बी बोलेंगे। और ये क्या होगा, भी ए माइनस भी बी विच इज इक्वल टू भी, एंड दिस भी इज कॉल्ड क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहां पर दो ताकत के बीच में डिफरेंस, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू वी, ठीक है, समझ में आया। और ये भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है वर्क डन बाय चार्ज, इसका मतलब भी होता है वर्क डन बाय चार्ज, और इसका मतलब भी होता है वर्क डन बाय चार्ज, W बाय क्यू। क्या होता है बेटा, W बाय क्यू। तो क्या बोला मैंने, V इक्वल टू W बाय क्यू, ओके। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। कोई पूछे व्हाट इज 1 वोल्ट, तो क्या बोलोगे, 1 जूल बाय 1 जूल बाय 1 कूलम, 1 जूल बाय 1 कूलम, ठीक है, 1 जूल बाय 1 कूलम। डेफिनेशन में क्या बोलोगे, when 1 joule of work is done to carry a 1 coulomb of charge from one point to another point, ठीक है, दिस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। आया समझ में, आ गया। चलो तो फिर से क्या पढ़े, हमने पढ़ा I इक्वल टू क्यू बाय टी, आई इक्वल टू एन ई बाय टी, V इक्वल टू W बाय क्यू, ओके डन। 3 फॉर्मूले देखो, बार बार लिखवाता हूं, मेरा तरीका ही है, बार बार लिखने से, हर टॉपिक के बाद बार बार लिखवा देता हूं मैं, कि कहीं तुमको छूट ना जाए कोई चीज, ओके। चलो यार, हमने 2 टर्म्स अच्छे से पढ़े, एक पढ़ा भी जिसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, एक पढ़ा आई जिसे हम लोग करंट कहते हैं। बोलो हाँ, ओके। क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है, कभी घर में सुने हो, कहीं बोलते होंगे यार, मम्मी बोलती होगी यार आज घर में वोल्टेज डाउन है, तो इसलिए बल्ब थोड़ा कम जल रहा है यार, कम दिख रहा है हमको, बोलते हैं ना, सुने होगे तुम लोग, हाँ बोलते हैं। मतलब देयर इज समथिंग रिलेशन बिटवीन देम, है ना। वो रिलेशन को देने वाले हमारे एक अच्छे बेहतरीन साइंटिस्ट थे, जिसका नाम ओम्स था, ठीक है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ओम्स लॉ। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ओम्स लॉ को, ठीक है। सर ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ रिलेशन देता है किसके बीच में, पीडी और आई के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और आई के बीच में। कहता है, समझो ये कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब वायर, तुम्हारा घर में वायर देखे तो वायर है ना, वो वायर्स है, ठीक है। तो वायर्स तुम देखे होगे, हर कहीं वायर तो देखे होगे ना यार। वायर कैसे होते हैं, अच्छे देखो तो एक सिलेंडर सिलेंडर शेप का होता है कि नहीं होता है, छोटा कर दोगे तो क्या दिखेगा तुमको, सिलेंडर शेप का दिखेगा। तो मैंने छोटे पार्ट को लिया हुआ है, ठीक है, सिलेंडर शेप। उस वायर का
इस पार्ट को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं बेटा इसको? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कहलाता है? ये गोला देख रहे हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये क्या होता है? कंडक्टर का लेंथ। क्या होता है? लेंथ, कितना लंबा है कंडक्टर। ठीक है, अब देखो ओम्स लॉ क्या कहता है? द करंट, कहता है द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मुझे पूछोगे व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ये तुम्हारा एज और मेरा एज, समझो मेरा एज 10 साल का है, तुम लोग कितने हो? 25 के हो। ठीक है, ओके, ऐसा ही है क्या? नहीं, चलो लेट मी, ऐसा तो नहीं होगा ना, मैं 25 तुम 10, कहां 10, तुम 15 साल के और मैं 30 साल का। यार एक बात बताओ, 100 साल के बाद भी, 100 साल के बाद भी तुम मुझसे उतने ही 15 साल छोटे ही होगे, पर तुम्हारे उम्र और मेरे उम्र में सेम टू सेम करना होगा। तो क्या करूंगा? ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हम दोनों का एज, उसको इक्वल टू करने के लिए एक कांस्टेंट की एंट्री होगी। क्या कांस्टेंट होगा वो? तुम्हारे एज में जब भी मैं 15 साल एंट्री करूंगा, 15 को ऐड कर दूंगा, तुम मेरे एज के सेम टू सेम हो जाओगे। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कन्वर्टिंग टू इक्वलिटी। ठीक है, जो प्रोपोर्शनलिटी ऐसे होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। समझो, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी, मतलब होता है एक्स बढ़ने से भी कम हो जाएगा, हुआ। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी मतलब एक्स बढ़ने से भी बढ़ जाएगा, एक्स घटने से भी घट जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आ गया समझ में? क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि मैं भी लिखाने वाला हूं। क्या बोलने वाला हूं? द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, बट टेकिंग फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मेनी मोर एक्सेट्रा रिमेन कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे को कांस्टेंट रख के करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कंडक्टर का, नॉट सेमीकंडक्टर। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग 12th में पढ़ते हो सब बात, फिर भी सुन लो भी। हुआ, ओम्स लॉ क्या कहता है? द करंट फ्लोइंग थ्रू ए conductor is directly proportional the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor taking physical condition like temperature, pressure, refractive index, I मतलब refractive index, remain constant। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। क्या कहते हैं इसको बेटा? ओम्स लॉ। ठीक है, तो चलो अब इसको मैथमेटिकल लिखते हैं। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? लिख लिए ना तुम लोग? चलो देखो, अभी मैथमेटिकल लिखेंगे B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वाह, मैंने कहा था ना, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हटना चाहते हो तुम, इसको हटाना चाहते हो, तो तुम लोग क्या लाओगे? इक्वल टू। जब भी इक्वल टू आएगा तो उसके साथ क्या आता है? एक कांस्टेंट। तो देखो R इंटू आई, बी इक्वल टू R इंटू आई। दिस R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो कांस्टेंट होता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं बेटा। वाह,
और ये रेजिस्टेंस यह है क्या, दुनिया का हर मटेरियल में कहीं ना कहीं अपने खुद से भगवान दिए हैं, समझ लो रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। जैसे ही करंट और वोल्टेज का नाम सुनोगे तो जहां पर करंट और वोल्टेज होंगे तो समझ लो रेजिस्टेंस भी पैदा होने वाला है। जैसे कि फ्रिक्शन, तुम जैसे याद है तुम पढ़ोगे 9th क्लास में कि कोई चीज मोशन में जैसे ही आना शुरू करता है उसके साथ फ्रिक्शन भी पैदा हो जाता है। क्यों? ये नेचर है, ये नेचर है। ठीक है, उसी तरह जब भी करंट फ्लो होगा रेजिस्टेंस भी पैदा हो जाता है, या किसी मटेरियल में रेजिस्टेंस होता ही है। जैसे फ्रिक्शन हर दुनिया के हर सरफेस में होता ही है, बस कहीं पर ज्यादा कहीं पर बहुत कम, पर नेग्लिजिबल बेस भी हो सकता है, बट हाँ कहीं ना कहीं होता है, हम उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। उसी तरह रेजिस्टेंस पैदा होता है करंट बहते ही। रेजिस्टेंस का डेफिनेशन में भी क्या, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन में रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल is the property of the material, property of the material to resist the flow of current, to resist the flow of current। बेटा इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी है किसका, मटेरियल का, तो क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है। किसको रोकता है, फ्लो होने से। किसको फ्लो होने से, करंट को फ्लो होने से। ठीक है, दिस इज कल क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बटवा, इसको कहते हैं हमारा रेजिस्टेंस। तो क्या समझ में आया, R इक्वल टू V ओपन I। देख ले, अब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एंड करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझ में आया। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं, जैसे कि मैंने कहा यार कोई तीन ABC तीन मटेरियल्स है या तीन मैं कंडक्टर ले रहा हूं जिसपे R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, मतलब R1 का वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है R2 से, R2 का वैल्यू ज्यादा है R3 से, तो करंट कौन से मटेरियल पे ज्यादा फ्लो होगा। ऑब्वियसली बात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मतलब R3 वाले मटेरियल पे ज्यादा करंट फ्लो होगा, उसके बाद R2 पे, उसके बाद R1 पे। ठीक है, समझ में आया। ओके, और ये जो रेजिस्टेंस को हम खुद ब खुद रेजिस्टेंस जिस मटेरियल से पैदा होता है उसे रेजिस्टर कहते हैं। रेजिस्टर से रेजिस्टेंस होता है। ओके, रेजिस्टर जो हम जब इलेक्ट्रिक सर्किट को क्रिएट करते हैं, मटेरियल से नहीं बोल सकते, मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया, मैंने ये कहूं जब हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट को दिखाते हैं, हम रेजिस्टेंस को शो करने के लिए एक रजिस्टर बना के देते हैं, बोलते हैं कि ये रजिस्टर है, इससे रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखो, तो मैंने ओम्स लॉ क्या सिखाया, ओम्स लॉ से कहा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू R इंटू I, R इक्वल टू V अपॉन I। वाह, अब मुझे पूछोगे सर R का SI यूनिट बता दो। SI यूनिट, हाँ सही कहा, SI यूनिट होता है ओम। क्या होता है, ओम। दिखता ऐसा है, ओम दिखता साइन ऐसा है, आप लोगों को ओम का साइन ऐसा दिखता है। ठीक है, कोई पूछे व्हाट इज 1 ओम, व्हाट इज 1 ओम, तो बोलना 1 वोल्ट बाय 1 एम्पेयर, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पेयर। ठीक है, दैट्स कॉल्ड 1 ओम। आया समझ में, कोई डाउट, कोई डाउट इसमें नहीं। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ने वाले हैं, क्या ये रेजिस्टेंस किसी पे डिपेंड होता है क्या। हाँ होता है, कैसे डिपेंड होता है देखो। अब टॉपिक क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस क्या है। देखो पहली बात तो देखो, ये मेरा कंडक्टर है, मैंने क्या कहा था बेटा, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, लेंथ होता है किसी कंडक्टर का। ठीक है, तो पहला चीज क्या, रेजिस्टेंस
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना ज्यादा बड़ा लंबा लेंथ कंडक्टर का उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है। सेकेंड, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जितना मोटा कंडक्टर उतना कम रेजिस्टेंस। जितना मोटा कंडक्टर मतलब जितना बड़ा उसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन उतना कम क्या रेजिस्टेंस। ठीक है। तीसरा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है। ये तीसरा प्रॉपर्टी होता है या तीसरा फैक्टर किस पे, रेजिस्टेंस जिस पे डिपेंड करता है। वह चौथा का है, मैंने अभी कहा था रेजिस्टेंस किस पे पैदा होता है, किसी मटेरियल पे, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल। वाह बड़ा, यहां समझ लो ये वाला स्लाइड से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि यहां से भर भर के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। वह यहां से भर भर के न्यूमेरिकल्स, भर भर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस सारे समझ लो। तुम्हारा जो टॉपिक जो 6 या 7 मार्क का है उसमें से 5 मार्क तो बस इसी से निकल के आएंगे। इतना ज्यादा इंपोर्टेंट स्लाइड है, यहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं इतने सारे। तो क्या बोला बेटा, देखो R is directly proportional to L, R is inversely proportional to 1 by A, या मतलब इन्वर्सली टू एरिया का सब्सटेंस। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। इसका चलो बोल दिया। मैं एक साथ लिखना चाहूं, ये दोनों को एक साथ लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, देख ले। यहाँ एक क्वेश्चन होगा, हाँ एक क्वेश्चन होगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो ये 4 पॉइंट लिखना। अब देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट टू L, रेजिस्टेंस इज इनवर्स टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। एक साथ लिखना चाहूं तो क्या L by A लिख लूं ऐसा, हाँ। अभी कहा था ये हटेगा तो एक कांस्टेंट की एंट्री होगा, क्योंकि इक्वल टू लिखना है मुझे, तो एक कांस्टेंट की एंट्री होता है। देख लो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है बेटा L by A। इस कांस्टेंट का नाम होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी नाम है, और ये साइन का नाम है रो। इस साइन का नाम क्या होता है, रो कहते हैं इसको। ये रेजिस्टिविटी होता है, रियल में क्या है ये रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो रो इक्वल टू क्या होगा, रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होगा, R इंटू ए बाय L। ठीक है, तो बताओ ये रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। ठीक है, योर रेजिस्टिविटी, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, R इंटू ए बाय L, R इंटू ए बाय L, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब तो पूछो कोई बताओ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो क्या बोलना, जैसे रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। क्या होता है बेटा, ओम। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है उल्टा, MHO, मो। क्या होता है बेटा, मो। या 1 मो का मतलब क्या होगा, देख लो, ये रहा ओम, ये रहा मीटर स्क्वायर, एरिया का, लेंथ का मीटर, मीटर मीटर कट गया तो क्या बचा, ओम मीटर। कोई पूछे व्हाट इज 1 मो, तो बोलना 1 ओम मीटर। क्या बोलोगे, 1 ओम मीटर इक्वल टू 1 मो। समझ में आया, ये होता है तुम्हारा क्या, रेजिस्टिविटी। इतनी बात समझ में आई, पक्का। तो सर आप बोलोगे जैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ से, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन से, रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करता होगा किस पे, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे और लेंथ पे ना, है ना, गलत। रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क होता है। रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ओनली डिपेंड्स। ये स्टार मार्क लगा लेना है, ये एमसीक्यू में आएगा, एमसीक्यू पक्का आने वाला, ये देख लेना। ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, only depend on the nature of the material, only depends on the nature of the material। Good out, पक्का हो गया ना। चलो अब जितने फॉर्मूले पढ़ रहे हैं फिर से लिखते हैं।
क्या पढ़े थे? पहले पढ़े I इक्वल टू क्यू बाय टी, फिर पढ़े I इक्वल टू एन ई बाय टी, फिर पढ़ा मैंने V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, फिर पढ़ा मैंने R इक्वल टू V अपॉन आई। वाह, या इसमें बोलूं V इक्वल टू आई आर, या मैं ऐसे बोलूं I इक्वल टू V अपॉन आर। देख रहे हो ना, सब काम आने वाला न्यूमेरिकल्स पे, उस लिखा रहा हूं। फिर R इक्वल टू क्या पढ़ा मैंने? R इक्वल टू रो L बाय ए। यार ए अच्छा नहीं लग रहा तो लिखो रो L बाय पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होता है? देखो ये रहा कंडक्टर, ऐसा है ना बेटा, तो ये सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी देख लो, ये भी दो फॉर्मूले हुआ। ये सारी चीज देखे यहीं से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो आज की इस वीडियो में इतना ही चलता है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली।